हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को जो भी लाइव में जुड़े हुए हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो क्लास है आपका वो आर्ट्स का होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट आर्ट्स के हैं, आर्ट्स क्लास क्यों लिखे हैं सर? देखिए मैं आपको बता दूं जितने भी स्टूडेंट आर्ट्स के हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक सर आ रहे हैं अभी चैनल पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, एक सर आ रहे हैं जस्ट आप लोगों के बीच और आप लोगों को आर्ट्स पढ़ाएंगे। आर्ट्स में मतलब जो भी सब्जेक्ट होता है वो सारे चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट आर्ट्स से हैं थोड़ा सा बताइएगा मुझे। और यदि आप लोग मैक्सिमम नंबर में होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों का क्या होगा कि आप लोग को सुविधा होगी पढ़ने में। ठीक है, साइंस के हैं आप लोग? दीपक कुमार सर साइंस नहीं होगा जी, साइंस का भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, डीजे रंजीत रॉयल हम है सर, चलिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सर आ रहे हैं उनका नाम उदय सर है। ठीक है, और आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं जस्ट, और अभी जस्ट आप लोगों को कुछ बताएंगे आर्ट्स में। ठीक है, तो पहले उनसे मिल लीजिए, उनके बाद हम बातें करते हैं। और सर आर्ट्स, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत 2-3 स्टूडेंट के कह रहे हैं कि आर्ट्स है, और जो भी देखिए अभी 10 ही लोग जुड़े हुए हैं। हमको लगता है सभी लोग जुड़ेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट्स के होंगे। तो चलिए फाइनली अब मैं सर से मिला ही देते हैं। ठीक है, तो आइए सर, थोड़ा वेलकम है आपका। तो आ गए हैं, यही है उदय सर, आप लोग मिलिए। थैंक यू सर। थैंक यू कुंदन सर को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे कुछ आप लोगों के लिए जो कुछ व्यवस्था सर ने किए हैं, इसके लिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप लोग तो लाइव वीडियो देख ही रहे हैं। तो कुंदन सर जो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश में GEC इंग्लिश क्लासेस जो ऑनलाइन अभी आप लोगों को बता रहे थे, तो जैसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिसका कि आर्ट्स होगा। तो पहले उनके बारे में कुछ थोड़ा सा हम बता दें कि जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं वो अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हैं कि उनको लगता है कि हम आर्ट्स अगर लिए हैं तो हम अपने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं उन छात्रों के लिए कहना चाहता हूं कि आर्ट्स एक कलात्मक सब्जेक्ट है। आप इनके ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना ही ये काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जहाँ तक बात है आर्ट्स में, जैसे कि कुछ बच्चे अभी देखिए कि इस बार जो 21 में एग्ज़ाम देंगे, उनको लग रहा होगा कि हम जो है अगर आर्ट्स लिए हैं उसके बाद भी हम कुछ नहीं पढ़े हैं, या कैसे पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबसे बड़ी बच्चों के मन में एक दुविधा बना रहता है। तो जैसे कि जो भी बच्चे आर्ट्स के हैं, तो जैसे आर्ट्स में किसी की हिस्ट्री है, किसी की ज्योग्राफी है, किसी की पॉलिटिकल है, किसी की सोशलॉजी है, किसी की फिलॉसफी है। तो या अभी तो वर्तमान में जो समय अभी आप इस पीरियड में देख रहे हैं, तो इसमें खास करके बहुत लोगों की हिंदी भी है। तो कुंदन सर से अभी हम मिले तो कुंदन सर बोले कि कुछ जो बच्चे इस बार जो एग्ज़ाम देंगे तो उन बच्चों के लिए जो है आप सर कुछ थोड़ा सा हिंदी के कुछ टॉपिक को क्लियर कर दें। ऐसे मैं बता दूं कि मैं हिंदी का कोई बहुत बड़ा ज्ञान ही तो नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ
मैंने थोड़ा बहुत अर्जित किया है अपने गुरुजनों से, और कुछ जो मैंने आप लोगों के माध्यम से पढ़ते पढ़ाते जो कुछ मैंने सीखा है, तो हम चाहते हैं कि कुछ 2 4 5 शब्द मैं आपके बीच रखूं ताकि आप उससे काफ़ी प्रेरित हों। जैसे कि अब देखें कि हिंदी, अब जैसे कि आप देखें कि हिंदी शो में बहुत सारे टॉपिक हैं। अब ये बहुत सारे टॉपिक में जैसे कि आप देखें कि हिंदी में कुछ जो है गद्य खंड से है और कुछ जो है पद्य खंड से है। तो गद्य और पद में जैसे कि आपको सबसे पहला जो करना है दोस्त, आपको क्या करना है सबसे पहले कि गद्य खंड में देखिए कि कौन कौन से शीर्षक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक को आप देखें। जैसे कि आप जो है बातचीत पढ़िए, उसके बाद उसने कहा था वो शब्द है, उनके बाद अर्धनारीश्वर हैं, रोज हैं, सचितानंद हीरानंद बादशानंद अज्ञे जी के हैं लिखा हुआ, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। आप ये सारे टॉपिक जानने के बाद आप किसी एक टॉपिक को मत पढ़िए। आप सोचते होंगे कि एक रटने वाला जो चीज़ है इसको हम रट लेंगे और पास कर लेंगे, तो ब्रदर हम एक चीज़ बता दें कि आप ये काफ़ी भूल कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को रटने के बजाय, जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी चीज़ को रटने के बजाय आप उसके टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए कि ये टॉपिक क्या कहता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे कि आप उठाए बातचीत, तो बातचीत में जैसे कि आप देखें कि बातचीत जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके सबसे पहले आप लोग लेखक जानिए कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इनके बारे में लिखते क्या है, जैसे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिससे कि आप जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बातचीत के संबंध में आप देखिए कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, बातचीत क्या है। आज हम लोग जो बातचीत करते हैं तो बातचीत की फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे हम लोग बोलते हैं। आप ये भी देखे होंगे कि बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन कि उनकी बातचीत की जो शैली है वो पता नहीं चलता है कि उनसे लग रहा है कि वो पढ़े लिखे हैं। तो बातचीत आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की एक ऐसी शैली है जिससे कि किसी भी मनुष्य के बोलने का स्टाइल से पता चल जाता है कि वो मनुष्य कैसा बोल रहा है या बोलने वाला है, कि उनके जो शब्द हैं कितने स्ट्रांग हैं, उसके शब्द स्ट्रांग हैं कि नहीं है, ये देखा जाता है। अब जैसे कि हम लोग बात करें कि बातचीत के शैली में, जैसे कि यूरोप से इनकी शुरुआत हुई तो कैसे हुआ, बेन जॉनसन का विचार क्या था, एडिसन का विचार क्या था। तो आप देखिए कि बेन जॉनसन और एडिसन ने इसके बारे में क्या कहा। कोई मान रहा है कि बातचीत जो है किसी एक व्यक्ति के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, और एक का कहना है कि अपने आप से बातचीत करना बातचीत की अच्छी शैली है। तो इनसे आपको इस बात का पता चलेगा कि बातचीत है क्या, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। लेकिन अगर मैं अपने शब्द में बोलूं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत की एक ऐसी शैली है जिनके माध्यम से मनुष्य अपने शब्दों के माध्यम से दूसरे को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो आप इस चीज को जरा सा समझिए कि कैसे आखिर है। तो बातचीत के संबंध में किनका क्या विचार है। अब यहां तक आपका जो बातचीत के संबंध में रहा तो किसी एक चीज के बारे में फोकस नहीं करना है। अब मान के चलिए कि हम लोग बातचीत कई रूपों में कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि जहां पे दो दोस्त बैठे हुए हैं या दो कोई पुराने या कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनकी बातचीत सुनिए। और आजकल के जो वर्तमान समय में जो बच्चे हैं या वर्तमान समय के जो युवा हैं वो कैसे बातचीत करते हैं, बातचीत का उनका आधार क्या है, उनसे आपको इस बात का पता चलेगा कि उनकी बातचीत की शैली क्या है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक थोड़ा सा टॉपिक ले लेंगे कि बातचीत के संदर्भ में जो कई बार हमारे पेपर में आ चुके हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का विचार यही है। एक कहता है कि बातचीत, अपने आप से बातचीत करना बातचीत की सबसे अच्छी शैली है।
और एक कह रहा है कि बातचीत करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, दूसरे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये बातचीत का एक क्या बनता है, संपर्क बनता है, और इसी संपर्क से हम बातचीत के माध्यम को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब मान के चलिए अगर मैं आपको ये बोलूं कि बातचीत तो आपने ऐसे करे, तो बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो कोई ये नहीं, मैं किससे बात करूं। अब कुछ कुछ ऐसे जो दार्शनिक लोग हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो देखिएगा किसी और से बातचीत नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक अपने आप से बातचीत करेगा। उनको लगता है कि अपने आप से बातचीत करना ये बातचीत की सबसे अच्छी शैली है। अब दो चीज हम लोग यहां पे थोड़ा सा लेंगे कि बातचीत के संबंध में अगर हम लोग चर्चा करें। अब देखिए कि पहला संदर्भ हम लोगों का होता है कि बेन जॉनसन और एडिसन ने आखिर इस चीज को क्यों लिया, आखिर इसके बारे में उनके विचार क्या थे, उन्होंने अपनी कौन से व्यक्तित्व के बारे में बताने का प्रयास किया, और ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने क्यों बताने का प्रयास किया। जैसे आप लोगों ने बातचीत की कई सारे टॉपिक भी आपके बुक में आपके दोस्तों के द्वारा या आपके अभिभावक जो हैं उनके द्वारा भी बातचीत का आधार होता। लेकिन अभी की वर्तमान समय की जो बातचीत की शैली है, तो आपको लगता होगा कि नहीं, ये बातचीत क्या है, हम लोग निरर्थक करते हैं, बेकार की बातचीत करते हैं, बातचीत की हम लोगों की कोई शैली नहीं है। तो आप ब्रदर इस बात को समझिए कि बातचीत करना भी एक सबसे बड़ी कला है। बातचीत करना एक सबसे बड़ी कला है, क्योंकि बातचीत जब तक आप नहीं करते हैं तो इसके बारे में आप किसी के व्यक्तित्व के बारे में नहीं समझ सकते हैं। आप इनके बारे में ये नहीं समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी चीज में जब आप पहला स्टेप बोलते हैं तो पहला स्टेप बोलने से ही आपका पता चल जाता है कि ये व्यक्ति के अंदर कितना गुण है, बोलने की शक्ति कितनी है, इनके अंदर कितना पावर है, कितने स्टॉक है इनके शब्द के अंदर। जो अच्छे अच्छे किसी भी आप देखे होंगे कि कोई एक जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं भी है, लेकिन अगर वो किसी के सामने बातचीत करता है तो लगता है कि नहीं कि ये जो है बहुत इंटेलिजेंट होंगे। नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं है। बातचीत हमारे अंदर में जो शब्द उपजे हैं, जो शब्द आए हैं, जो विचार आए हैं, उस विचार को हम दूसरे के सामने तो प्रकट करते ही हैं, अपने साथ साथ अपने शब्द को अपने अंदर में भी लेते हैं और दूसरे के सामने भी जाके प्रकट करते हैं कि आखिर ये क्या है। तो इसमें दो ही चीज समझना है, बातचीत के संबंध में किसी दो व्यक्ति का होना या अन्य व्यक्तियों का होना सिर्फ बातचीत नहीं है। अपने आप से बातचीत करना बातचीत की अच्छी शैली मानी जाती है। मैं ये नहीं कहता कि बातचीत के संदर्भ में एडिसन के क्या विचार थे, बेन जॉनसन के क्या विचार थे। दोनों का विचार अपने अपने जगह पर सही था, दोनों अपने अपने विचार सही दे रहे थे, दोनों की मन की उपज का जो सिद्धांत था वो सही था। मैं किसी एक को गलत नहीं बोल सकता, लेकिन बातचीत के संदर्भ में बेन जॉनसन और एडिसन के जो विचार थे, इन दोनों के विचार काफी सराहनीय हैं और कहीं ना कहीं ये बातचीत की जो शैली है, ये शैली अच्छी शैली मानी गई है। इसलिए कहा भी तो गया है हमारे क्वेश्चन में, शायद 2 या 3 नंबर में देखिएगा क्वेश्चन होगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आपको एग्जाम में लिखना है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत की एक अच्छी शैली है जिनके माध्यम से कोई मनुष्य अपने विचारों को अच्छे शब्दों से, अच्छे विचारों से क्या करता है, प्रस्तुत करता है। अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, अब इसको बस ओनली फॉर एक एक करके आप देखिए। अब जैसे कि हम बोले, हम एक टॉपिक उठाते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए हम आपको शुरू में बोल दिए कि ये कोई बहुत बड़ा फिलॉसफी की क्लास नहीं है, बस एक नॉर्मली जो इस बार बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, ये एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें जैसे कि मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं, उसने कहा था, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी।
अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था के बारे में क्या कहता है। अब देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि उसने कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था। आपको तो ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जब आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जब आप ये शीर्षक पढ़ेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी आखिर उसने कहा था कहानी में क्या भाव छिपाए हुए। मैं इसका अगर सारांश में बोलूं, उसने कहा था कहानी में ये खास करके एक प्रेम की भावना और उन विचारों को व्यक्त किया है कि जिससे कि किसी की प्रेम भावना का उजागर कैसे हुआ। जैसे कि इसमें कई पात्र होंगे। पहला पात्र में अगर नाम लेंगे लहना सिंह जो सिख राइफल के जमींदार थे, हजीरा सिंह, बौधा सिंह, कीरत सिंह, मौलवी साहब, लपटन बाबू, डाक बाबू, लपटन साहब जो डाक बाबू के रूप में हम लोग लिए। तो इन कहानी में जो मूल प्रसंग था, मूल प्रसंग ये था, मैं इसको बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसको जो इसका मेन सारांश है मैं उन सारांश के ऊपर आ रहा हूं। यह कहानी एक लड़का और एक लड़की कि पहले 2 पीरियड में है कि लहना सिंह अपने मामा के घर जाने के क्रम में एक 8 वर्षीय बालिका को टांगा के नीचे आने से बचाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वही लड़की जिसको कि टांगा के नीचे आने से बचाया था अपने फौजी कर्नल की पत्नी सूबेदारनी के रूप में वो पाता है। और इस कहानी में जिस लड़की को लहना सिंह ने बचाया था उनको एक प्रेम का आधार बना दिया और एक प्रेम का आधार बना करके उसको यह लगने लगा कि मेरी तो नैनाचार हो गई। और यह नैनाचार धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके प्यार में बदल गया। उनके प्यार में कैसे बदलता है, अब देखिए आजकल की जो कुछ लड़के हैं आपको पता होगा कि जो लहना सिंह अपने मामा के घर अब जो है महीना में बेचारे 2 बार 3 बार जाते होंगे, लेकिन जब से उस लड़की का चक्कर चला तो अब वो मामा के घर लगातार, समझ रहे हैं, क्योंकि आज ये कोई मामूली सी घटना नहीं है, सबके साथ होती है। तो अब लहना सिंह अपने मामा के घर महीने में 2 4 5 तो चले ही जाते होंगे। अब ऐसा हुआ कि वो लहना सिंह को उस लड़की से प्यार हो जाता है, और उस लहना सिंह को जब उस लड़की से प्यार हो जाता है तो अब वो कहीं भी मिलने लगता है। अब मान के चलिए कि मैं किसी खास व्यक्ति का तो नाम नहीं ले रहा, या मैं किसी लड़की का दिल दुखाने वाला तो बात नहीं बोल रहा, लेकिन बात यहां पे यह है कि अब वो लड़का उनका पीछा करने लगा, और पीछा करते करते इतनी हद तक चली गई कि अब उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। बात इतना में नहीं रुका, बात इतना में नहीं रुका, बात चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और अंत में होता है एक दिन वो लड़की से कहती है, क्या तेरी कुड़माई हो गई क्या? शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्या तेरी कुड़माई हो गई क्या? अब बताइए, अब उस बेचारी को बार बार अगर ये चिढ़ावे
कि क्या तेरी कुड़माई हो गई क्या। तो एक दिन वो लड़की धत कह के तो भाग गई, तो दूसरे दिन कहती है कि देखते नहीं ये रेशम का खड़ा हुआ शालू। इतना कहते ही लाला हतप्रद हो जाता है। अब वो क्या करे, ये शब्द जैसे उन्होंने सुना पूरा हतप्रद हो गया। अब लाना क्या करता, उन्होंने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। किसी को भाई गुस्सा आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं, आप ही लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि आएगा कि नहीं आएगा। एक छपड़ी वाले के दिन भर की कमाई खो दी, एक दूध वाले की दूध उड़ेड़ दी, और सामने किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब जाकर के कहीं लाना सिंह घर पहुंचा। यह क्वेश्चन भी है कि लाना की हतप्रदता का कारण क्या था। तब लाना सिंह कहीं घर पहुंचता है, और कुछ दिनों के बाद फेज 2 में अब लाना सिंह फौज में भर्ती हो जाते हैं, और सूबेदारनी के रूप में वो जो लड़की है अब सूबेदारनी बन चुकी होती है। काफ़ी समय बीत गया, और बीतने के बाद लाना सिंह जो अपने सूबेदार जी थे, आप लोगों को पता होगा सूबेदार हम उसको बोलते हैं जो कि फौज में होते हैं, शायद कर्नल या जिसको हम लोग कप्तान भी कहते हैं। तो कुछ ही दिनों के बाद जब लाना सिंह और हजीरा सिंह जो सूबेदारनी का पति था, दोनों की मुलाकात होती है, और लाना सिंह के बात बात में दोनों एक दूसरे से इतने परिचित हो जाते हैं कि अब जब कभी घर जाने का बात आता है तो हजीरा सिंह लाना सिंह को अपने घर पर चाय पीने का तो निमंत्रण देता ही होगा। और वो दिन भी आ गया कि लाना सिंह घर आए हुए थे और हजीरा सिंह भी घर आए हुए थे। मैं एक इसको नॉर्मली सा थिंकिंग ले रहा हूं ताकि आपको ये पूरा सेंस समझ में आ जाए कि इसके अंदर में भाव क्या छिपा हुआ है, इस कहानी के अंदर में केंद्रीय भाव क्या है, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो लाना सिंह जाता है और हजीरा सिंह के घर की शायद दरवाजे में तो आप लोग जानते हैं कि घंटियां लगाती होगी। अब झुंझुर तो बजाएगा नहीं, झुंझुर तो बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे। दरवाजा धगधगाता है और लाना सिंह घर आ जाता है और अपनी पत्नी से हजीरा सिंह कहता है कि एक कप चाय तो लेते आओ। तो इतने में जो सूबेदारनी है वो चाय लेके आती है, लेकिन लाना के देखते उसके जो पुरानी यादें हैं, तेरी कुड़माई हो गई क्या, अचंभित हो जाते हैं। और उसमें कुछ अगर और मिला दें तो उनको देखते ही शायद उनको शॉट लग जाती होगी या लग गई होगी, जो समझिए दोनों एक दूसरे को। क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रेम वात्सल है ना, आप कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दिल में इतना डूब जाते हैं कि उसको कहीं भी अगर देख ले तो एक बार तो समझ रहे हैं क्या होता, क्योंकि आप लोगों के साथ कभी ऐसा ना हो, देखिएगा, नहीं तो ऐसा अगर होगा तो बड़ी परेशानी होगी आप लोगों को। अब क्या होगा, तो लाना और वो जो सूबेदारनी, उनके बीच कुछ चर्चाएं होती है। उनका बेटा भी वहां पे मौजूद रहता है, और अब लाना सिंह और हजीरा सिंह कि जाने की तैयारी होने लगती है और दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है।
इतने में लहना सिंह भी तैयार हैं, बस जाने के लिए तैयार हैं, अब गाड़ी जाने ही वाली है। तो सूबेदार ने लहना सिंह से कहता है कि लहना सिंह, मैं एक भीख तुमसे मांगना चाहती हूं। लाला सिंह को कुछ समझ में नहीं आता है और कहता है कि बोलिए। तब लहना सिंह को सूबेदारनी कहती है कि लहना, जिस प्रकार तूने 8 वर्ष की उम्र में एक टांगा के नीचे आने से मुझे बचाया था, मेरी अपनी जान पर खेल करके तूने मेरी जान की परवाह की थी, आज उसी प्रकार तुम मेरा सुहाग और मेरे बेटे की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। यही उसने कहा था। और लहना सिंह और हजीरा सिंह और सभी फौजी जो भी होंगे, उनके सहयोगी फौजी, वो गाड़ी पर चढ़ जाता है और चला जाता है। आप याद रखिएगा, उसने यही कहा था। कुछ दिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और अचानक से एक ऐसे मोड़ पर वो युद्ध लड़ा जाता है जहां की कड़ाके की ठंड होती है। युद्ध शुरू है, जर्मन की फौजी युद्ध के लिए तैयार हैं और युद्ध में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है, क्योंकि उस युद्ध में दोनों पक्ष के लोग अपने अपने देश के रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है। उनका कहना होता है कि कसम इस धरती के, कसम उस भगवान का, देश के हित के लिए बाजी लगा दूं जान का। चूंकि कोई भी सैनिक यह नहीं चाहता कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूं, और यह कहीं ना कहीं सत्य है कि आज हमारा जो देश है उन फौजियों के कंधे पर है, उन देश के वीर सपूतों के पर है। आज भले उनकी महत्वाकांक्षा कुछ कम हो चुकी है, क्योंकि ना जाने आज हमारे देश के वही वीर सिपाही हैं जिसके कारण आज हम रात्रि में अच्छे से नींद ले पाते हैं। बात इतना ही नहीं हुआ, कहानी और बढ़ती चली गई। समय बीत गया और समय बीतने के साथ अब लहना सिंह समय के अनुरूप अपना जो क्रियाकलाप था, उनकी जो पद्धति थी, वो समय के साथ चलता गया। लेकिन जो विशेष मुद्दा थी कि कहीं ना कहीं अब लहना सिंह, उनके दिलों में इस बात का काफी एक पीड़ादायक सा लग रहा था। उनको लग रहा था कि आखिर ये सूबेदारनी बोली क्या है। कुछ ही दिनों के बाद ऐसा होता है कि बौधा सिंह बीमार पड़ जाता है, और बौधा सिंह इतना बीमार पड़ जाता है कि लहना सिंह अपना जैकेट, कंबल उसे दे देता है और उसे सूखे तख्त पर सुलाता है और अपना खुद पहरा देता है, खुद कीचड़ में पड़े रहता है। तो इतने में वजीरा सिंह कहता है कि लहना सिंह,
तुम्हें क्या मतलब है कि तुम बौद्धा सिंह हजीरा सिंह का इतना काम करते हो, उनके बदले पहरा देते हो, उसे सूखे तख्त पर सुलाते हो और अपना खुद जमीन पर पड़े रहते हो। इस तरह कीचड़ में रहते रहते कहीं तुम निमोनिया के शिकार ना हो जाओ। तो वजीरा सिंह एक शब्द कहते हैं कि लाला सिंह, मैंने सुना है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। सही बात है, मैंने सुना है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों के साथ तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मान के चलिए कि किसी और से उनका कुछ है। अब क्या है ये नहीं बताएंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। अब कहता है कि मैंने सुना है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। लाला सिंह कुछ नहीं बोलता है। समय कुछ शाम का बेला ढल जाता है। इतने में एक भेष बदलकर एक सैनिक उसके ग्रुप में घुस जाते हैं और कहते हैं जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ के विमान चलाने की विद्या जान गए, अगर गौ आ जाए तो गौ हत्या बंद कर देगी। अरे सरकार जाने वाला है, गाय से रुपया निकाल लो। ये क्वेश्चन आया है, समझिएगा क्या बोल रहे हैं। जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ के विमान चलाने की विद्या जान गए, अरे गौ आ जाए ना तो सारी गौ हत्या बंद कर देगी। अरे सरकार जाने वाला है, गाय से रुपया निकाल लो। इतने में वजीरा सिंह इस बात को समझ जाता है और दिमाग से उनको गोलियां मार देता है और वो मर जाता है। अब बात इतना ही नहीं है, बात आगे और अभी बने रहिए और सुनिए क्या इसकी पूरी कहानी क्या है। मैं इस कहानी को पूरा एक नया रूप दे करके आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ताकि आपको ये जैसे मूवी देखते याद हो जाता है, मूवी की एक एक क्षण आपको याद हो जाता है। अगर इसका 50% भी अगर आपको याद हो गया ना तो ये सारे क्वेश्चन को आप लिख दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। इतने में लाला सिंह बेल्जियम धावा के युद्ध में गोलियों से घायल हो जाते हैं और बाप हजीरा सिंह और बौद्धा सिंह को घर भेजने की तैयारी में लगी हुई है और उसे घर भेजने में बार बार उसे प्रेरित कर रहा है और कहता है कि मेरा चिंता ना करो, आप घर चले जाइए, लेकिन घर पहुंचते ही अपनी पत्नी का माथा टीकना ना भूलना। शब्द को समझिएगा, क्या कहा कि घर पहुंचते ही अपनी पत्नी का माथा टीकना ना भूलना और उससे कहना उसने जो कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। उसने जो कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। यही उसने क्या कहा था उसके पत्नी ने। पीछे आइए, थोड़ा सा बैक कीजिए। क्या कहा था उसकी पत्नी ने कि जिस प्रकार तूने 8 वर्ष की उम्र में मुझे टांगा के नीचे आने से बचाया था, लाना उसी प्रकार मेरा सुहाग और मेरे बेटा की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। यही सूबेदारनी ने कहा था और लाना सिंह उनके ये शब्द को सुन करके उनके लिए पहरा दिया, उनके लिए गोलियां खाई, उसे सूखे तख्त पर सुलाया, उसे अपना जैकेट तक दिया, क्योंकि यह एक प्रेम का भाव था।
एक प्रेम की भाव, इससे इस बात का पता चल जाता है कि प्रेम कितनी उन दोनों के बीच में था कि उनके ये शब्द के बोलने से उनकी सारी बात को उनके पति और बेटे के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। इतने में गोलियां चलती है और सबसे पहले लहना सिंह हजीरा सिंह को और उनके बेटे को भेज देता है और ये पूरी वाक्यान लहना सिंह बजीरा सिंह को सुनाता है। क्योंकि लहना सिंह कहा करता था, अरे मेरा क्या, मैं तो बुंदेल के खंडहर के किनारे मरूंगा। चलिए बेचारे मर गए। देखिएगा आप लोग को कभी अगर ऐसा मौका लगे तो किसी प्यार वार के चक्कर में ऐसे मत कीजिएगा। क्योंकि मैंने अभी एक शब्द बोला था कि मैंने सुना है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। मैंने सुना है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। तो देखिएगा मुरब्बा तो मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि अपना जान गंवा दीजिएगा। अब बहुत तो आज कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, कुछ ऐसे भी आप लोगों को वैरायटी का आदमी मिल जाएंगे। अगर लड़की बोल देगा कि हम तुम्हारे जिंदगी की रानी बनेंगे, अब लो वो तो सीधा बोल देगा कि हम जो है पूरा आसमान से तारा तोड़ के ही तुम्हारे लिए ला देंगे। इसलिए कोई किसी के लिए कोई प्यार वार नहीं होता है, यह एक सिर्फ अट्रैक्शन है। और ये अट्रैक्शन में आप लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि छात्र जीवन में आप लोग जिस सब तपस्या और मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, इस कहानी के भाव से आप ना जुड़ जाएंगे कि किसी के लिए अपना जान तक निछावर कर देंगे। हाँ, इन्होंने किया, काफी हद तक था, इनके एक केंद्रीय भाव थी, अंतर्वासना की शब्द था, इन्होंने कर दिया। लेकिन इस कहानी में और कुछ ज्यादा था नहीं। बस इस कहानी में कहीं भी आपने देखा कि किसी भी पात्रों को बोलने की आवश्यकता नहीं थी। इस कहानी का जो केंद्रीय भाव है बस यही है। उसके बाद आप में एक चीज और वहां पे आप लोग अपने से थोड़ा सा दिमाग लगा करके देखेंगे कि क्वेश्चन में आता कहां से है। इसका आता है व्याख्या करने के लिए दे देगा, जैसे कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, ये वाला कुछ शब्द देगा, बोलेगा व्याख्या कीजिए। तो आपको ऐसे करके लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक द्विगंत भाग 2 उसने कहा था शीर्षक से ली गई है। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अब उस कहानी में क्या क्या आपने सुना, उस लहना सिंह का परिचय दीजिए। अब लहना सिंह का परिचय में आपने देखा कि लहना सिंह किस प्रकार एक सत्य निष्ठा के साथ उसकी उस बात को अपनी उस बुंदेल के खंडर के किनारे मर करके किया, लेकिन उसकी बात जो उसने कहा था वो उन्होंने पूरा कर दिया। इससे इस बात का पता चलता है कि लहना सिंह के अंदर में कितनी आत्मविश्वास भरा हुआ था। वो इतना आत्मविश्वास कि इस शब्द से ही पता चलता है कि उसने कहा था, क्या कहा था। इतना से ही तो पता चल जाता है कि उसने कहा था। कहानी में इनके मूल्य तथ्य क्या है। इस कहानी में कोई ज्यादा है नहीं। इसमें 2 भागों में युद्ध का वर्णन है और जो इनका 3 फेज है वो देखे कहीं ना कहीं प्रेम भावना को बतलाता है। हाँ, लेकिन इस कहानी में कहीं भी पात्र को बोलने की आवश्यकता नहीं कि कोई पात्र बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, क्या है वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जैसे कि रोज आप पढ़िए, रोज के जो क्वेश्चन आंसर है उसके देखिए। आज जो है ना हम लोग रटी रटाई चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं। ब्रदर आप बताइए कि आप रट करके किसी चीज को कितना याद कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं
जो सिर्फ रटने पे विश्वास रखते हैं कि रट लेंगे, 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं। अब जैसे कि देखिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जैसे कि पदखंड है, वो सबको देखिए, पुत्र वियोग देखिए, कितना अच्छा अच्छा चीज लिखते हैं सुभद्रा। खास करके हमारे हिंदी साहित्य के विधा में जो भी लोग हुए, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद्र हो, रामधारी सिंह दिनकर जी हो, अज्ञे जी हो, चाहे जो कोई भी लेखक हो, उनकी कृति को जब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हिंदी जो है वास्तविक में आपके नैतिक जीवन को एक दूसरे से अलग करता है, एक दूसरे से आपको टॉप 10 में ले जाता है। आप देखें, रोज भी पढ़िए सच्चिदानंद, हीरानंद, भाष्यानंद, अज्ञे जी का, उसमें भी जो मालती है कितनी चंचल है, उनके बारे में देखिए कि मालती बचपन में कैसी लड़की है कि उनके पिता एक बार उसको किताब ला करके देती है और बोलती बेटी एक पेज पढ़ लो, और वो इतनी चंचल प्रवृत्ति की थी कि एक एक पेज फाड़ करके रोज फेंक देता। उनके बाद विवाह के बाद उनकी कृति देखे क्या है कि विवाह के बाद उन्होंने क्या किया। विवाह के बाद एक चंचल लड़की इतना शांत कैसे हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो सच्चिदानंद, हीरानंद, भाष्यानंद, अज्ञे जी हैं, बचपन में दोनों भाई बहन की रिश्ता और आंखों देखा उस हाल का वर्णन किया। स्कूल से भागना, बगीचे में जाकर के आम की कलियां तोड़ना, पिता के द्वारा बुक लाकर देना, उसको फाड़ के फेंक देना। लेकिन एक वही लड़की जब विवाह हुई माहेश्वर के साथ और जब एक पुत्र हुआ टीटू, तो कैसे वो अपने आप को ढाला। जरूरी नहीं कि जो बचपन में उचक्कापन प्रवृत्ति के हों तो बड़े होकर के भी उचक्कापन प्रवृत्ति को अपनाए, ये नहीं है। नहीं, तो समय के साथ हर मनुष्य में परिवर्तन आता है। समय के साथ परिवर्तन आने का मतलब यह हो गया कि आप भी अपने बचपन में देखिए कि आप बचपन में क्या क्या गलतियां की हैं। अब हम लोग बताते हैं, हम लोग इतने पिटाए हैं कि आपको बोल नहीं सकते हैं। अपने गुरुजी से, अपने मम्मी से, अपने पापा से। तो छात्र एक चीज हम जरूर बोलना चाहेंगे कि कोई बचपन से महान नहीं होता है, इसलिए वो बचपन से महान नहीं होता। हां, लेकिन बचपन की वो छल, बचपन के वो पल उन व्यक्ति को महान बना देता है। ये बात आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ सारे चीज बदल जाते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, किसी का एक समान एक रूप नहीं रहता। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन तो होना ही है। आप अपने जीवन के उस छंद को देखें, उस मोड़ को देखें, उस स्थिति को समझिए कि आखिर क्या है। अब उसके बाद जैसे कि मैं इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे कि मैं एक बात करूं रामधारी सिंह दिनकर का, उनके बारे में भी आप देखें कि उनके कृति क्या हैं। हाँ, खास करके इस बार जो एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं उनके लिए शीर्षक और उनके लेखक कौन हैं वो देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं लिखूंगा तो लिखने से ज़्यादा यहाँ पे कुछ समस्याएं पैदा होगी। आप समझ लीजिए, समास देख लीजिए, संधि देख लीजिए, उसके बाद आप अनेक शब्दों के एक शब्द देख लीजिए, मुहावरा देख लीजिए, पत्र लेखन देख लीजिए। उसके बाद पद खंड वाला जो है, पद में आप जो है मलिक मोहम्मद जायसी वाला देख लीजिए,
सूरदास की कृति देख लीजिए, ज्ञानेंद्र पति का आप गांव का घर देख लीजिए, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का देख लीजिए, भूषण का आप जो कृति है वो देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप एक एक क्वेश्चन को अगर हल्का सा भी पढ़ लेते हैं तो बोलते हैं कि हम लिख लेंगे, नहीं। आप कहीं ना कहीं आज के डेट में ऑनलाइन की व्यवस्था है, आपके पास साधन है, उस साधन का भरपूर फायदा लीजिए। जो भी सोर्स आपके पास है उनका भरपूर सपोर्ट लीजिए, अपने गुरुजनों से लीजिए। जैसे कि यहां पे आपने देखे कि आज कुंदन सर हमको जैसे बोले कि सर कुछ बच्चे को कुछ कहानी का कोई एक टॉपिक है तो उनको थोड़ा सा आप जो है बता दी। मैं ये बहुत शॉर्ट तरीका से बताया आपको, नहीं तो वीडियो फिर लंबा हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर पूरी अगर एक एक शब्द को अगर देखें तो शायद ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, 2 से 2.5 घंटे की हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको बहुत छांट छांट के इस शब्द को बोलने का प्रयास किया। अब जैसे कि देखिए, इनके कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि जो इस बार एग्जाम देने वाले जो छात्र हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि नहीं होगा तो अगर आप लोगों का विचार होगा तो ऐसा करेंगे कि हम एक एक दिन आकर के इसका जैसे कि जो मेन क्वेश्चन है, जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को हम आ करके हम आप लोगों को एक ओर से जो मेन क्वेश्चन होगा हम बोलते जाएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। हम इतना कर देंगे, क्योंकि कुंदन सर का आप लोग काफी आभारी हैं और आभारी आप लोग को रहना पड़ेगा, जिन्होंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया। और हम ऐसा करेंगे कि जो क्वेश्चन आने वाला इस बार एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन को हम या तो यहाँ पे बोर्ड में लिखते चले जाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, या तो हम बोल देंगे। क्योंकि हमको लगता है कि बोर्ड में लिखेंगे तो कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हम आपको ऐसा करेंगे कि जो जैसे मान के चलिए बातचीत का एक क्वेश्चन, बातचीत चैप्टर को उठाए, उसमें जो 5-7 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बोलते जाऊँगा, लिखते जाइएगा। ये आपका हो सकता है। जैसे मान के चलिए उसने कहा था कहानी में आए कि उसमें क्या है, उसको हम एक एक करके लिखा देंगे। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी का है जैसे पदखंड में आए और क्या क्या है, और यह संधि समाज से जो भी हमको पढ़ाना होगा हम आकर के आप लोगों को कुछ कुछ थोड़ा सा डील कर देंगे। इतना सा तो हम कर ही सकते हैं। तो देखिए समय भी 1 घंटा चूंकि हो चुका है और वीडियो ज़्यादा लंबा करना हमको ठीक नहीं लगा, इसलिए आज मेरा पहला दिन था। और आपको एक चीज़ बता दें कि मेरी कोचिंग का नाम है उदय आर्ट्स क्लास भागलपुर। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स के जो भी पेपर हैं उनको हम, जहाँ तक मेरी अनुभव है, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं मैं जो कि सारा सब्जेक्ट पढ़ा सकूँ, हाँ, लेकिन जो भी कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं, फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो हम उनके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में जो क्वेश्चन आने वाला है इस बार, या जो सजेशन है, मैं उसको सजेशन प्रोवाइडेड आप लोग को कर दूंगा। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो मेरी क्लास आप लोग को पता है कि जहाँ से आप लोग कर रहे हैं, रेकाबगंज चौक भागलपुर से, यहाँ पे मेरा एक ब्रांच है उदय आर्ट क्लासेस के नाम से, और मिर्जान में भी मेरा एक क्लास है जो वहाँ चलता है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, फिर हम लोग मिलेंगे।